पूरा हिंदुस्तान ही जानता है, बल्कि विश्व जानता है कि 2003 में जो स्कैम रिवील हुआ था, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम 30,000 करोड़ के आसपास रहा है, अब्दुल करीम तेलगी ने किया था स्टैम्प पेपर्स को लेके। सो न्यूज़पेपर्स में और पत्रकारों की दृष्टि से या रिसर्च करने वालों की दृष्टि से स्कैम के बारे में बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन अब्दुल करीम तेलगी क्या थे और उनका परिवेश क्या था, कहाँ वे पले बड़े थे और किस तरीके से उन्होंने ये स्कैम किया था, इसके विषय में इस सीरीज में, वेब सीरीज में दिखाया गया है। सो बहुत इंटरेस्टिंगली पोर्ट्रे है अब्दुल करीम तेलगी जी का इसमें। और जी इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे संस्कारों में जी लगाना है। और तो यही कथा है, यही कहानी है, यही पटकथा है और यही कंटेंट है कि उन्होंने कैसे ये साजिश और स्कैम रचा। आपका जो किरदार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब एक ऐसा ऑफिसर जो एकदम पीछे पड़ गया है और इसको रिवील करता है। किस तरीके से इसको आपने पोर्ट्रे किया, कितना चैलेंजिंग था? थोड़ा सा किरदार के बारे में जितना आप रिवील कर सकते हैं। अ, ये एसआईटी के एसपी हैं और चीफ हैं, एसआईटी चीफ कर्नाटक पुलिस से आते हैं। और इस कैरेक्टर का नाम है सूर्य प्रताप गहलोत। और इस चरित्र को करने में मुझे सबसे महत्वपूर्ण चीज ये लगी कि सिर्फ पुलिस ऑफिसर की भूमिका नहीं निभानी है, एक मानवीय एंगल से देखना भी जरूरी है कि एक इंसान की सोच, एक दृष्टि, उसकी प्रतिबद्धता और जो केस सॉल्व करने के लिए एक निष्ठा चाहिए। और एक जजमेंटल ऑफिसर नहीं है जो मान के चलता है कि अपराधी एक खराब व्यक्ति ही होगा। उसकी मनोवैज्ञानिक दशा, उसकी पारिवारिक दशा, उसकी सामाजिक दशा और किन परिस्थितियों के तहत वो ये अपराध की तरफ बढ़ा है, स्कैम की तरफ बढ़ा है। तो मैंने इसको बहुत मानवीय तरीके से लिया है कि सिर्फ वो पुलिस अधिकारी में सिर्फ आप एक स्ट्रेट बॉडी रख लेते हैं या आप बड़े कठोर हो जाते हैं या आप किसी सामने वाले की नहीं सुनते। तो जिस तरीके से लिखा गया है बहुत सुंदर लिखा हुआ था। और उस लेखनी में मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगा कि मानवीय तरीके से हमें देखना चाहिए कि हम जांच शुरू करने के पहले ही ये नहीं तय कर सकते हैं कि ये इस तरीके का व्यक्ति है। हाँ अपराधी है, स्कैम किया हुआ है, लेकिन उस व्यक्ति की मनोदशा समझते हुए यदि हम जांच में आगे बढ़ते हैं, उसके परिवार की दशा देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो सकारात्मक रिजल्ट्स आ सकते हैं, परिणाम आ सकते हैं। निश्चित तौर पे कई बार हालांकि मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ, किस्मत वाला मानता हूँ कि मुझे अलग अलग भूमिकाएं मिलती रही हैं। लेकिन जब ये भूमिका मिली तो निश्चित तौर पे मुझे, जब मैंने पढ़ा और तो मेरे सामने चुनौती थी कि इसको बहुत नाटकीय तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इसको सहज, सरल और जनमानस की चेतन तक पहुंचने के लिए इसको बड़ा ही स्वाभाविक बनाना पड़ेगा। और जब आप अलग अलग भूमिकाएं करते हैं, बड़ी नाटकीयता वाली भूमिका करते हैं, और एक अभिनेता को हमेशा अच्छा भी लगता है कि बड़ा ड्रामेटिक पार्ट वो करे तो लोग पसंद करेंगे। लेकिन बदलते दौर के साथ अभिनय शैली भी बदली है। और तो मुझे इसमें स्वाभाविक तरीका लगा कि सिर्फ चिल्लाना, चीखना या गुस्सा दिखाना नहीं है, एक तह तक पहुंचना है कि ये स्कैम की जड़ क्या है। ओके। तो देखिए, कर्नाटक के पुलिस वाले हैं लेकिन गहलोत हैं, तो मैं समझ गया भाषा को लेकर तो आपको ज्यादा काम नहीं करना था। अ, अब आईपीएस कैडर में ये जरूरी नहीं है कि कर्नाटक का व्यक्ति ही कर्नाटक में आईपीएस हो। हम्म हम्म हम्म, राजस्थान का व्यक्ति भी अपॉइंट हो सकता है, जैसा आईएएस आईएएस कैटेगरी में होता है, आईपीएस कैटेगरी में होता है। सो वो नियुक्तियां तो जरूरी नहीं है कि कैडर होता है उसका, तो राज्य आधारित नहीं होती। कि जैसे मैं मध्य प्रदेश का हूँ तो मध्य प्रदेश में बहुत साउथ के लोग आईपीएस हैं, आईएएस हैं। ओके। सो वो कैडर वहां से तय होता है, राज्य इस स्तर पर नहीं है। तो लेकिन मेरी टीम में कर्नाटक के लोग हैं, काफी लोग। हम्म। अब जब आपके पास ये किरदार आया, सब कुछ था, तो और मैं जानता हूँ आप एक बेहतरीन एक्टर हैं, अपना आपका अपना भी रिसर्च होता है और किरदार को अपने तरीके से भी आप अपना इनपुट देकर भी बनाते हैं। किस तरह की बातचीत मेहता साहब से हुई थी, तुषार से हुई थी, राइटर से हुई होगी, कि आपने गो विद द फ्लो वाला वो अपनाया, कि आपने भी इनपुट से क्या बातचीत हो रही थी कि किरदार को कैसा बनाऊंगा मैं?
इस मामले में पहले मैंने तुषार हीरानंदानी जो जी से बात हुई थी, जो हमारे इसमें सीरीज के निर्देशक हैं, और हंसल सर से तो बाद में बात हुई, लास्ट के एपिसोड में उन्होंने किए थे। मेरे सामने बस चुनौती यही थी कि इसको स्वाभाविक करना है, सिर्फ पुलिस वाला नहीं देखना है, एक मानवीय स्तर पे इसको लेके आना है इस चरित्र को। क्योंकि बहुत आसान तरीका हो जाता है एक एक्टर के लिए कि वो अपनी परिपाटी पे चलता रहे, जिस तरीके से पुराने काम किए हैं अब मैंने, और पुलिस की काफी भूमिकाएं मैंने की हैं। लेकिन इसमें वही मेरे सामने एक चुनौती थी कि इसको बिल्कुल जेंटल तरीके से, सौम्य तरीके से, सहज तरीके से ये प्रस्तुतिकरण हो। हम्म। अच्छा, आपने कहा कि पुलिस वाले की बहुत सारी भूमिका आपने निभाई है। कहीं ना कहीं बॉलीवुड में जब पुलिस वालों का कोई किरदार होता है तो आपके पास जरूर आता होगा कि आपका भी एक ऑडिशन आ जाए या आपको पूछ लें एक बार। एक तो स्टोरियोटाइप भी ये कर देते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि एक तो आप दिखते भी वैसे ही हैं, आपका वो है। तो ये कितना अच्छा भी है और कितना करियर के लिए ठीक भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये हम स्वर्णिम दौर में हैं, हमारी इंडस्ट्री, और ऑडियंस भी बहुत परिपक्व हो चुकी है। जो पहले के अभिनेताओं को एक कैटेगराइजेशन होता था कि ये कॉमेडियन है, ये विलेन है, ये चरित्र अभिनेता है, ये माँ बन सकती हैं, ये सिर्फ पिता के रोल में ही आएंगे, अब वो कैटेगरी टूट चुकी है, वो खांचा अब ध्वस्त हो चुका है। क्योंकि ऑडियंस भी बहुत सहज है और पूरे विश्व का काम देख रही है, तो अब वो खांचे खत्म हो चुके हैं। सो मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानता हूँ कि उस तरीके के खांचे में मैं बटा नहीं। हाँ, मुझे थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है एक, कि बार बार एक ही जैसी चीजों, एक ही भूमिकाओं में नहा मैं अपने आप को दोहराऊं, क्योंकि फिर ऑडियंस बोर होने लगती है। लेकिन अब ये जो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि वेब सीरीज के आने से एक चीज हुई है कि कैरेक्टराइजेशन की संभावना बहुत बढ़ गई। जो चित्रांकन हमें सिर्फ 2 सीन में करके देना पड़ता था, वो अब आपके पास काफी वक्फा है, काफी लंबाई है, समय है, और प्रस्तुतिकरण के लिए और कंटेंट के लिए स्थान है आज के सोसाइटी में, समाज में, और मतलब क्रिएटिव वर्ल्ड में। तो मुझे लगता है कि अब वो उस तरीके की द्विधा रही नहीं है कि मुझे करना है या नहीं करना है। भूमिका यदि आपको रोचक लगती है, यदि भूमिका में आपको लगता है कि इसमें संभावना है, मैं कुछ दे सकता हूँ, तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। लगभग जितना मैं आपकी फिल्में, जितना मैंने आपको देखा, लगभग हर तरह का काम आपने कर लिया है। लेकिन आपको सही तरीके से पता होगा कि यार मुझसे ये इस तरह का जॉनर छूट गया है या कम किया है, एक्सप्लोर नहीं किया है। वो कौन सा जॉनर है जो आपके दिल के सबसे ज्यादा भी करीब है, या आप करना चाहते हैं कि यार इस पे मुझे एक्सप्लोर कोई करे, मेरे अंदर बहुत कुछ है जो इस पे मैं डाल सकता हूँ। मुझे लगता है कि एक आम आदमी की भूमिका करने में मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि उस तरीके के चरित्र मिले नहीं है। क्योंकि मेरी जो पर्सोना या पर्सनालिटी या व्यक्तित्व कहें, उसके हिसाब से मुझे हमेशा दबंगियाई वाले रोल ही मिलते हैं, और कि भाई एक पर्सोना है। सो एक आम व्यक्ति का, जो कि आम मध्यम वर्गीय परिवार है या निचला मध्यम वर्गीय परिवार है, वैसी कोई भूमिका मिले कि जिसमें उसकी कठिनाइयां, उसके कष्ट, उसकी जीवन यात्रा, और उसकी जूझने की जो क्षमता है, वो सब यदि मैं प्रदर्शित कर सकूं तो बड़ा अच्छा लगेगा। हम्म। हंसल जी से किस तरह की बातचीत थी, क्या मुलाकात हुई थी इस सीरीज को लेकर, कि उनसे कोई बात नहीं हुई आपकी? पहले मेरी मुलाकात नहीं हुई थी हंसल जी से, लेकिन हंसल जी ने ही मेरा नाम सुझाया था कि सूर्य प्रताप गहलोत के लिए मुकेश तिवारी को ट्राई करें, किया जाए। लेकिन बाद में जब सीरीज आगे बढ़ी, शूटिंग आगे बढ़ी, तब उन्होंने कुछ एपिसोड्स डायरेक्ट किए थे, तब उनसे बात हुई। तो उनकी आंखों से मैं समझ रहा था कि उन्हें, वे संतुष्ट हैं काम से। और हंसल जी, मुझे लगता है कि इतना ज्यादा काम स्क्रिप्ट पे कर लेते हैं, कैरेक्टराइजेशन में, राइटिंग में कर लेते हैं, तो फिर अभिनेता को दाएं बाएं जाने की गुंजाइश कम बचती है। और वे ऐसे निर्देशक नहीं हैं कि जो अभिनेता के काम में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी करें। हाँ, एकदम ही आप विपरीत दिशा में जा रहे हो तो बात अलग है, लेकिन हंसल जी एक अभिनेता को स्वतंत्रता देने वाले निर्देशक। हम्म। गगन के साथ आपके बहुत सारे सीन रहे होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि आप पूछताछ कर रहे होंगे। तो कितना मजा भी आया एक एक्टर के तौर पर गगन को आप देखते भी कैसे, क्योंकि उन्होंने उन्होंने चकित किया है। पहली बार इतना ज्यादा बड़ा रोल भी मिला है उनको,
कैसे देखते हैं आप उनको एक एक्टर के तौर पर? वे मूलतः रंगमंच की परिवेश से आते हैं, और मुझे लगता है कि उन्होंने मतलब बहुत ही सरल भाषा में कहें तो उन्होंने रोल को घोल के पी लिया था। और इतने सहज तरीके से उन्होंने किया, इतने सरल तरीके से किया। और कभी हम वैसा नहीं रहा कि वन टू वन हम ऐसे रहे हों कि एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं या एक दूसरे से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वे बहुत ही निष्ठ और बहुत ही निष्णांत अभिनेता हैं। और मतलब आप सभी देख चुके हैं कि पिछले 5 एपिसोड में जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है, अभी आने वाली जो 3 नवंबर को आगे के 5 एपिसोड्स आ रहे हैं, तो फिर देखिएगा उनकी जो यात्रा है, उन्होंने कितनी गंभीरता से, कितनी सहजता से और कितनी प्रगाढ़ता से उन्होंने इस रोल को निभाया है। तो निश्चित तौर पे एक वो नई खोज है भारतीय सिने जगत में, भारतीय कला क्षेत्र में। एक निष्णांत अभिनेता है, उनका स्वागत है और मुझे बड़ा मजा आया उनके साथ काम करके। एक और दर्शकों की एक और दिलचस्पी है, वो निरहुआ को देखेंगे इस बार सीरीज में। बिल्कुल आप, बिल्कुल। आपके साथ उनका क्या कुछ रहा, कहीं कुछ सीन है क्या है? है, हमारे सीन्स हैं हम्म, दिनेश जी के साथ। हम्म, और अ, वो भी चकित करने वाले हैं। उन्होंने भी बड़ा आनंद लिया, और हम लोगों के जितने सीन थे तो हम लोगों ने सब बड़े आनंद लेके किया है। और दिनेश निरुआ जी निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छे अभिनेता भी हैं, जितने अच्छे इंसान हैं वो, और जितने सहज सरल हैं। तो हम लोगों की केमिस्ट्री, हम लोगों के बीच का रसायन लोगों को पसंद आएगा। हम्म। देखिए, तेलगी की कहानी हर कोई जानता भी है, उसके बाद भी जब पर्दे पर उसको आप लोग निभा रहे हैं और दिखा रहे हैं तो बड़ा हैरान करते हैं, कुछ सीन, कुछ डायलॉग और चीजें। अब ये जो अगले 5 भाग हैं, वो किस तरीके से, यूएसपी क्या होगी, किन चीजों में हैरान करेंगे, वो दर्शकों को बताएं। तो निश्चित तौर पे कि किस तरीके से वो स्कैम हुआ, उसके पीछे किस तरीके का प्लान था, किस तरीके से मस्तिष्क संरचना थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। और अ, मूलतः इसके डायलॉग, परफॉर्मेंसेस, म्यूजिक, और जो कहानी में ट्विस्ट आने वाले कि किस तरीके से जांच चली, किस तरीके से उसने स्वीकार किया या किस तरीके से उसने पहले अस्वीकार किया, किस तरीके से उसके परिवार में विघटन हुआ या संगठन हुआ। तो वो सारी जर्नी अभी आने वाली। कि आपके करियर का वो काम जो आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया है, अगर सब में चुनना हो तो। ये मुश्किल सवाल है, पर आप। मुश्किल है। अब कौए के बच्चे से पूछो कि कौन सा बच्चा प्यारा, तो कैसे बताए वो। हम्म, तो थोड़ा बता। मुश्किल हो जाता है। लेकिन यात्रा रही है, मतलब हर फेज में एक एक इंटरेस्टिंग काम रहा है। शुरुआती चाइना गेट से हुई थी, और उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग एक काम आया था गंगा जल। फिर अचानक आज के युवा दर्शक वर्ग को, युवाओं को वसूली बहुत पसंद है। सो और ये जो काम अभी सूर्य प्रताप गहलोत आने वाला है, ये निश्चित तौर पे एक नया आयाम है। मुझे ऐसा आत्मविश्वास है। सो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होता है अपने आप को आंकना। और फिर दूसरी तरीके साउथ में काफी काम है जो इंटरेस्टिंग रहे हैं। सो मुझे लग रहा है कि अभी ये वाला काम निश्चित तौर पे दर्शकों को एक संतुष्टि देगा कि एक अभिनेता के साथ न्याय हुआ है। हम्म, चलिए, तो वो आप एकदम जो सबसे मजेदार था वो एक नहीं बता पाएंगे? एक बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी एक के प्रति आग्रह रखना मेरे निर्देशकों के प्रति, मेरे निर्माताओं के प्रति, दर्शकों के प्रति अन्याय हो जाएगा वो। और इसमें कोई भी बहुत ही पॉलिटिकल जस्टिस मैं नहीं कर रहा हूँ जवाब में, क्योंकि हर फेज की अपनी यात्रा होती है। और 1998 से वो यात्रा प्रारंभ हुई है, तो वो एक एक फेज होता है। तो एक एक फेज को इसी को श्रेष्ठ कह दिया जाए, हो सकता है अभी श्रेष्ठ आना बाकी अच्छा, ये शेट्टी साहब के साथ अगला कुछ क्या हो गई, सब बातचीत साइन कर लिया? हो। शेट्टी जी के साथ मेरा जमीन से ही साइन है। जब भी वो प्रोजेक्ट करते हैं मैं साइन ही रहता हूँ उनके साथ। तो अगला कुछ बता पाएंगे क्या है? अभी तो उनकी सिंघम की शूटिंग चल रही है, और निश्चित तौर पे अगले साल हम गोलमाल लेके आएंगे।